हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू उज्ज्वल क्लासेस। आज मैं आपसे व्याकरण और अपहरण के विषय में महत्वपूर्ण धाराएं बताऊंगा जो कि प्रतियोगिता परीक्षा में अक्सर पूछी जाती है। देखो, व्याकरण जो है दो प्रकार का होता है। व्याकरण सेक्शन 359 बताया गया है कि व्याकरण दो प्रकार का होता है, यानी किडनैपिंग दो प्रकार की हो। भारत में से व्यापहरण किया गया, यानी कि इंडिया में से किडनैपिंग की गई, या लॉफुल गार्जियनशिप से किडनैपिंग की गई। जो भारत से व्यापहरण है वो सेक्शन 360 में बताया गया है, और जो लॉफुल गार्जियनशिप से किडनैपिंग है वो धारा 361 में बताई गई है। धारा 360 में ये बताया गया कि अगर जो कोई किसी व्यक्ति वो मेजर भी हो सकता है, माइनर भी हो सकता है, अनसाउंड माइंड भी हो सकता है, अगर उस व्यक्ति को भारत की सीमाओं से परे प्रवहन किया गया हो, यानी कि भारत की सीमाओं से बाहर ले जाया गया हो, उस व्यक्ति की सम्मति के बिना, अगर विकर्चित है या माइनर है, उसके संरक्षक की लॉफुल जो गार्जियनशिप है उसकी सम्मति के बिना भारत से बाहर ले जाया गया है, तो वह जो भारत में से व्यापहरण होता है सेक्शन 360 के अंतर्गत। वो किसी भी आयु के व्यक्ति का हो सकता है, स्त्री पुरुष, बालक बालिका या अनसाउंड माइंड विकर्चित व्यक्ति किसी का भी हो सकता है। सेक्शन 361 जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण धारा है और जिससे जो है बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स और केस लाते हैं। सेक्शन 361 के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति किसी ऐसे बालक का जिसकी आयु 16 वर्ष से कम है, यदि वह बालिका है तो उसकी आयु 18 वर्ष से कम है, या किसी विकर्चित व्यक्ति का ऐसे बालक बालिका या विकर्चित व्यक्ति के जिसके कि वह व्यक्ति विधिपूर्ण भार साधन में रहता है, यदि कि विधिपूर्ण संरक्षण में रहता है, उसके विधिपूर्ण संरक्षक की सहमति के बिना उस को ले जाना या बहका कर ले जाना, यहाँ पर सेक्शन 361 में परिभाषित वह व्यक्ति व्यापहरण का अपराध करता है। लड़का हो तो 16 वर्ष से कम, लड़की हो तो 18 वर्ष से कम, और अगर विकर्चित व्यक्ति है उसको उसके विधिपूर्ण संरक्षक की सहमति के बिना ले जाना व्यापहरण का अपराध गठित करता है। यहाँ पर सेक्शन 361 में इंटेंशन, अभियुक्त की इंटेंशन का कोई महत्व नहीं है। यहाँ आज से नहीं देखा जाता कि किस वजह से ले गए। यहाँ विदाउट इंटेंशन किडनैपिंग का ऑफेंस बनता है। देखो, वरदराजन बनाम मद्रास राज्य के केस में अपने आप चले जाना और बहका कर ले जाना। बहका कर ले जाना यानी कि उसमें बहका कर ले जाने के अर्थ है कि उस बालक में या बालिका में या विकर्चित व्यक्ति में इच्छा उत्प्रेरित करना, उसको प्रोत्साहित करना, उसको उकसाना अपने विधिपूर्ण संरक्षक की संरक्षता छोड़ने के लिए, तब व्यापहरण का अपराध कंप्लीट होता है। वरदराजन बनाम मद्रास राज्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर ये कहा कि ले जाना और बहका, चले जाना और बहका कर ले जाना, दोनों में अंतर है। अगर कोई 16 वर्ष से कम आयु का बालक या 18 वर्ष से कम आयु की बालिका अपने आप, यानी कि अभियुक्त ने कभी भी उसको प्रोत्साहित नहीं किया था कि तुम अपने विधिपूर्ण संरक्षक की संरक्षता छोड़ दो, कभी उत्प्रेरित नहीं किया था, तो वहां पर अभियुक्त जो है व्यापहरण का अपराधी नहीं होगा। अगर कभी भी उस अभियुक्त ने उस बालक या बालिका के मन में अपने विधिपूर्ण संरक्षक का घर छोड़ने के लिए उत्प्रेरित किया था, उत्साहित किया था, तो यह अपराध संरक्षित हो जाता है। और उस बालक या बालिका ने अपने
विधिपूर्ण संरक्षक की संरक्षता छोड़ दी तो तुरंत के तुरंत ये अपराध कंप्लीट हो जाता है। लेकिन अगर अभियुक्त ने कभी उसको बहकाया ही नहीं, ना उसके मन में कभी इच्छा जागृत की कि तुम अपने पिता का घर, माता पिता का घर छोड़ दो, या विधिपूर्ण संरक्षक का घर छोड़ दो, तो वहाँ पर यह अपराध सर्जित नहीं होता। तो वरदराजन के मामले में कहा गया है, ये लीडिंग केस है कि यहाँ पर अगर अभियुक्त ने कभी भी उसको, चाहे कितने दिन पूर्व हो, अगर उस लड़का या लड़की को अपने विधिपूर्ण संरक्षक की संरक्षता छोड़ने के लिए उसके मन में इच्छा जागृत की हो, और उसके पश्चात जो उस लड़के ने या लड़की ने अपने विधिपूर्ण संरक्षक की संरक्षता छोड़कर अभियुक्त के पास आएगी हो उस उत्प्रेरण से, तो तब ये व्यपहरण का अपराध ये सर्जित होता है, अन्यथा नहीं होगा। तो यहाँ पर अभियुक्त को, वरदराजन को इस मामले में बरी कर दिया था, क्योंकि जो लड़की उसके साथ जो है चली गई थी, वहाँ पर अभियुक्त वरदराजन ने कभी भी उस लड़की को अपने विधिपूर्ण संरक्षक का यानी कि माता पिता का घर छोड़ने के लिए अभियुक्त ने कभी भी उसको उत्प्रेरित नहीं किया था। ऐसा कोई साक्ष्य पत्रावली पर नहीं था। तो वहां पर अभियुक्त को बरी कर दिया गया और ये कहा कि क्या नाम, यहाँ पर अभियुक्त ने कभी भी इसके मन में कोई इच्छा जागृत नहीं की कि तुम जो है अपना विधिपूर्ण संरक्षक छोड़ के और मेरे पास आ जाए और यहाँ से जो है हम कहीं भाग चलेंगे, ऐसी इच्छा जागृत थी। इसलिए वरदराजन केस में ये बरी कर दिया था। तो एस वरदराजन के मामले में सेक्शन 361 को पूर्ण रूप से इंटरप्रिटेशन किया गया और इसका सही अर्थ बताया गया, जिसमें कि उसको ले जाना या लड़की अपने आप चले जाना, दोनों में क्या अंतर है। उसके बाद एक केस आया सुप्रीम कोर्ट का, टीडी वाडगम्मा वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात का। उस मामले में ये साबित था साक्ष्य से कि अभियुक्त ने उस अव्यक्त बालिका को अपने माता पिता का सहचार्य छोड़ने के लिए उत्प्रेरित किया था। इसीलिए टीडी वाडगम्मा के मामले में अभियुक्त को दोषी ठहराई गई थी। तो यहाँ एक बात है, एक होता है विधिक संरक्षण जो कि माता पिता होते हैं, लॉफुल गार्जियनशिप, और एक होता है विधिपूर्ण संरक्षक। विधिक संरक्षक यानी कि लीगल गार्जियनशिप, और लॉफुल गार्जियनशिप यानी कि विधिपूर्ण संरक्षक। विधिपूर्ण संरक्षक जैसा कि आप अपने बालक को किसी वैन में सुबह बैठाते हो और उसको स्कूल में जाना है, तो वैन का जो ड्राइवर है, जो क्लीनर है, वे उसके विधिपूर्ण भार साधक होंगे। और जब वो बालक जो है स्कूल में रहता है, तब वो स्कूल के टीचर जो स्टाफ है उसके विधिपूर्ण संरक्षक होंगे। कोई लड़की अपने मामा के जाती है, बुआ के जाती है, या अपने किसी भी रिश्तेदार के यहाँ रहती है, पढ़ाई करती है, या वैसे गई भी है, तो उस समय उसके माता पिता तो बहुत दूर हैं, लेकिन उसके मामा, बुआ आदि आदि जो है इस प्रकार से रिलेटिव उसके पास है, जिनके कस्टडी में वो रहती है, तो विधिपूर्ण संरक्षक उसके मामा या बुआ या फूफा इस प्रकार से माने जाते हैं। यानी कि विधिक संरक्षता अलग होती है जिसमें माता पिता सम्मिलित होते हैं, लेकिन विधिपूर्ण संरक्षता किसी व्यक्ति को विधिक संरक्षक द्वारा सौंपी जाती है, उसको विधिपूर्ण संरक्षता कहते हैं। अगर विधिपूर्ण संरक्षता में से बालक या बालिका, जो कि बालक है तो 16 वर्ष से कम और बालिका है तो 18 वर्ष से कम, या विकर्षित व्यक्ति को उस विधिपूर्ण संरक्षक की सहमति से बहलाकर फुसलाकर भगाकर ले जाया जाता है, तो तब वह अपहरण का अपराध सर्जित होता है। अगर कोई बालक या बालिका जो कि 16 वर्ष से कम या 18 वर्ष से कम है या विकर्षित व्यक्ति है, किसी विधिपूर्ण संरक्षता में है ही नहीं, तो ये अपराध सर्जित नहीं होता या विधिक संरक्षण में नहीं है। एक बालिका जिसकी आयु 17 वर्ष की थी, अपने माता पिता से लड़ने के पश्चात जो है रेलवे स्टेशन बैठी हुई थी, वहाँ पर अभियुक्त जो कि उसके लिए अनजान था और पहली मुलाकात रेलवे स्टेशन पे उससे पहले जो है उस अभियुक्त की मुलाकात उस लड़की से नहीं हुई, और वहाँ पर लड़की ने अपनी व्यथा बताई कि मेरे माता पिता भी मारते हैं, पीटते हैं, मेरी सुतीली माता है, आदि आदि कारण हो सकते हैं। और वह बालिका उस लड़के से कहने लगी कि मैंने अपना घर छोड़ दिया है, तो मुझे कहीं ले चलो, मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगी, मैं अपने घर में नहीं जाऊँगी। तो यहाँ पर
कोई व्यपहरण का अपराध सर्जित नहीं होता, यानी कि अभियुक्त ये या व्यपहरण का अपराध का दोषी नहीं होगा। कारण इसका है कि अभियुक्त ने उस बालिका के विधिपूर्ण संरक्षक की संरक्षता में से उसको घर छोड़ने के लिए कभी भी उत्प्रेरित नहीं किया, न ही उसके मन में कोई इच्छा जागृत की, इसीलिए वह अभियुक्त जो है व्यपहरण का दोषी नहीं होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि माता और पिता भी अपने बालक के व्यपहरण के दोषी हो सकते हैं। जैसे कि अगर न्यायालय के आदेश के अधीन बालक की या बालिका की विधिपूर्ण अभिरक्षा माता को सौंप दी गई हो और पिता जो है जबरदस्ती वहां से या बहलाकर उस बालिका को अपने साथ ले आता है, तो पिता भी यहाँ व्यपहरण का दोषी हो सकता है। इसी प्रकार माता भी अगर पिता को विधिपूर्ण संरक्षता किसी बालक या बालिका की सौंपी गई है, तो वह भी माता उसकी इजाज़त के बिना, यानी कि पति की इजाज़त के बिना वहाँ से बालक या बालिका को ले जाती है, तो माता भी यहाँ व्यपहरण की दोषी हो सकती है। इसी प्रकार से अगर एक बालिका है जिसकी शादी होगी और वह अपने पति के यानी कि ससुराल में रह रही है और वहाँ पिता उसके पति की सहमति के बिना, क्योंकि विधिपूर्ण संरक्षक कौन है? हिंदू विधि के अंतर्गत ये पति हो जाता है विवाह के बाद संरक्षक, और उसकी संरक्षता में से उस पति की इच्छा के बिना, यानी कि बिना सम्मति के वह उस अपनी लड़की को ही पिता जो है अपने घर ले आता है, तो यहाँ पिता भी अपनी पुत्री का व्यपहरण का दोषी हो सकता है। एक ऐसे मामले भी आते हैं बहुत सी बार कि एक व्यक्ति था, उसके कोई बालक या बालिका नहीं थी, वो पड़ोस के घर में गया और एक बालक को खिलाते हुए उनके विधिपूर्ण संरक्षक की सहमति से अपने यहाँ लिया घर, और घर के जो लोग थे वो उसको ढूंढने लगे कहाँ है कहाँ नहीं। हालांकि उसकी जो सद्भावनापूर्ण आशय था, कोई वो नहीं था, तो उसको भी यहाँ पर व्यपहरण का दोषी मानेगा, क्योंकि मैंने आपसे पहले बताया कि सेक्शन 361 के अंदर आशय का कोई महत्व नहीं है। तो यहाँ पर यह सद्भावनापूर्वक या बेईमानीपूर्ण शब्द नहीं देखे जाते हैं। मेंस एरिया यहाँ पर अब्सेंस रहता है। अगर यानी कि मेंस एरिया ना हो तब भी जो है सेक्शन 361 के अंतर्गत ये व्यपहरण का अपराध सर्जित हो जाता है। तो इस प्रकार से ये क्या नाम जो है आपका व्यपहरण का अपराध होता है। उसके बाद आता है सेक्शन 362 जिस जो कि अपहरण का है। सेक्शन 362 अपहरण, अबडक्शन। यहाँ अबडक्शन अपने आप में कोई अपराध नहीं है, ये सह उद्देश्य से किया जाता है। अगर इसके पीछे कोई उद्देश्य नहीं है तो अपहरण अपने आप में कोई अपराध नहीं होता। देखो, अगर किसी व्यक्ति को हत्या करने के लिए या फिरौती के लिए या विकलांग करने के लिए या उसका दुर्व्यापार करने के लिए अपहरण किया जाता है, तो वहाँ पर अपहरण जो है एक अपराध सर्जित होता है, अन्यथा नहीं होता। अपहरण के लिए जो महत्वपूर्ण है, अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को किसी स्थान से जाने के लिए बल द्वारा विवश करता है, फोर्सली विवश करता है, या प्रवंचनापूर्ण धोखे से उपाय द्वारा उसको जो है वहां से उस स्थान को छोड़ने के लिए मजबूर करता है धोखे से, तो वह जो है अपहरण का अपराध करता है। अपहरण अपने आप में कोई अपराध नहीं है, लेकिन अगर वह हत्या करने के उद्देश्य से किसी व्यक्ति को बलपूर्वक या प्रवंचनापूर्ण उपाय द्वारा उस स्थान से जाने के लिए विवश करता है, स्थान से ले जाना आवश्यक होता है, तो ये अपहरण का अपराध ये कंप्लीट होता है। अपहरण का अपराध से उद्देश्य कहता है और ये कंटिन्यू ऑफेंस है, निरंतर अनवरत चालू रहने वाला अपराध है। ये चालू व्यपहरण नहीं है। व्यपहरण एक बार होगा, किसी बालक या बालिका को उसके विधिपूर्ण संरक्षण से हटा दिया तो तुरंत अपराध सर्जित जाता है। इंटेंशन की कोई आवश्यकता नहीं है, ना इंटेंशन देखी जाती है व्यपहरण के में, किडनैपिंग में। लेकिन अपहरण में यहाँ पर जैसे ही इस व्यक्ति को आज 31/8 को हटाया सहारनपुर से,
और फिर उसको मेरठ ले गए, मेरठ से फिर क्या नाम उसको इलाहाबाद ले गए या दिल्ली ले गए। तो जैसे जहां जहां जाएगा ये अनवरत निरंतर चालू रहने वाला अपराध है, तो तुरंत ये अपराध सर्जित होता चल जाएगा। यानी कि एक बार अपहरण कर लिया, फिर बाद में इसको यहाँ ले गए, यहाँ ले गए, यहाँ ले गए, तो ये चालू रहने वाला अपराध है और सह उद्देश्य के जाता है। ठीक है, अगर इसमें जो है यहाँ बल या हिंसा का प्रयोग यानी कि बल वाला और प्रवचनात्मक उपाय नहीं है, तो ये अपराध सर्जित नहीं होता, ये किसी न किसी उद्देश्य से जाता है। और इसमें अपहरण में वास्तविक बल का प्रयोग किया जाना आवश्यक होता है। 363 का है, भीख मांगने के प्रयोजन के लिए अप्राप्य का व्यपहरण या विकलांगीकरण। ये एक संगठित अपराध है जिसमें कि गरीब बच्चों को व्यपहृत किया जाता है या उनका अपहरण किया जाता है और उनको के अंतर्गत जो हत्या करने के लिए व्यपहरण या अपहरण किया जाता है। अगर ये जो है किसी भी व्यक्ति का व्यपहरण इस आशय से करता है कि उसको देव मूर्ति पर उसकी बलि दी जाएगी, तो यहाँ पर जो है सेक्शन 364 के अंतर्गत इसे हत्या करने के लिए उस बालक का व्यपहरण या अपहरण किया तो इस धारा के अंतर्गत दंडित किया जाएगा। 364 ए है जो कि 1993 में जोड़ी गई थी। जब भारत में खासकर पश्चिम उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा अपहरण हो रहे थे या व्यपहरण हो रहे थे, तो उस समय इसको फिरौती को रोकने के लिए कोई ऐसा प्रावधान आईपीसी में नहीं था, तो 1993 में 364 ए जो है इंसर्टेड की गई है। अगर कोई व्यक्ति फिरौती के लेने के आशय से यह धमकी देता है कि उसकी हत्या कर दी जाएगी या उसको घोर उपति कारित की जाएगी, और इस धमकी के बावजूद वह जो उससे या उसके परिवारजनों से फिरौती वसूल करता था, तो सेक्शन 364 ए के अंदर उसको दंडित करने का प्रावधान किया गया है, जिसमें मृत्युदंड तक का या आजीवन कारावास की सजा दी जा सकती है। ये बहुत ही घिनौने अपराध थे और एक समय ऐसा था जब ये अपराध जो है अपनी चरम सीमा पर थे, और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो लोक सेवक हैं या अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां भारत में काम करती हैं, उनके लोगों को भी इस प्रकार से किया जाता है। मुफ्ती मोहम्मद सईद की लड़की को 1989 में जो है इस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादियों द्वारा व्यपहरण किया गया था, अपहरण किया गया था, और उससे जो है उसके बदले आतंकवादी छोड़ने की वो की गई थी। तो इसलिए इसको जो गंभीर किस्म का अपराध मानते हुए यहाँ पर 1993 में इंसर्टेड किया गया है। धारा 366 में अगर किसी बालक या बालिका का सेक्शन 361 के अंतर्गत उसका व्यपहरण किया गया और व्यपहरण करने के पश्चात जो उससे जबरदस्ती शादी की जाती है, व्यपहरण करने के बाद, तो वहाँ पर दो अपराध सर्जित होते हैं। सेक्शन 363 व्यपहरण का दंड है और सेक्शन 366 उस महिला के साथ जो जबरदस्ती उसकी सम्मति के बिना विवाह करने का मामला है, तो यहाँ पर 367 के अंदर उसको दंडित किया जाता है उसके अंदर। उसके बाद है 366 के जो प्री एग्जाम उत्तराखंड में पूछा गया पहले कि उपापन क्या नाम लड़की का उपापन 367 में 18 वर्ष से कम आयु की लड़की का अगर उपापन करेंगे इस प्रकार से अवैध प्रयोजनों के लिए, वेश्यावृत्ति आदि के लिए, तो 367 के अंतर्गत होता है। अगर विदेशी लड़की है तो सेक्शन 366 बी में उसकी आयु जो 21 वर्ष से कम होनी चाहिए, उसको जो वेश्यावृत्ति आदि के लिए के आशय से उपापन करेंगे। धारा 369 10 वर्ष से कम आयु के शिशु के शरीर पर से चोरी करने के आशय से उसका व्यपहरण या अपहरण करना। कोई बालक है, उसके गले में सोने की चैन है वगैरह है, तो वहाँ पर 10 वर्ष से कम आयु का बालक है और उसका व्यपहरण इसलिए किया कि या अपहरण किया कि इसके शरीर से ये चीज़ें जो चुराई जा सके, जो जगम संपत्ति है वो चोरी की जा सके, तो वह 369 के अंदर दंडित किया जाता है। 370 में जो है व्यक्ति का दुर्व्यापार है, ये बहुत ही गंभीर अपराध है। यहाँ पर जो कोई व्यक्ति शोषण करने के आशय से, शोषण
करने के आशय से वहाँ पर उनका दुर्व्यापार करता है, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ही गंभीर अपराध की श्रेणी में है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है ये अपराध बहुत एक संगठित गिरोह के माध्यम से गए थे। तो इनको रोकने के लिए सेक्शन 370 के अंदर व्यक्ति के दुर्व्यवहार को दंडनीय प्रावधान बनाया गया है। उसके बाद सेक्शन 370 है विधि विरुद्ध अनिवार्य श्रम। देखो, शोषण और अनिवार्य श्रम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 23 के अंतर्गत भी यहाँ एक मौलिक अधिकार है, यानी कि किसी व्यक्ति को शोषण नहीं करेंगे और उससे जो अनिवार्य श्रम नहीं कराएंगे, यानी कि दास्ता और फोर्स लेबर जो है इस प्रकार से नहीं करेंगे। ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी कि मानव का दुर्व्यापार इसमें प्रतिबंधित किया गया 370 में। और 374 के अंदर अनलॉफुल फोर्स्ड लेबर जो है तो बैन किया गया है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक मौलिक अधिकार है। उसके उद्देश्य की प्रतिपूर्ति के लिए ये सेक्शन 370 और 374 यहाँ पर पहले से भी थी और जो है 2013 में इनको जो है और कठोर बनाया गया है और अधिक दंडात्मक प्रावधान किए गए हैं। उसके बाद जो बहुत ही गंभीर अपराध है रेप। जो कोई पुरुष जो है किसी महिला के साथ जो रेप करता है, उसको जो रेप की परिभाषा है उसको परिभाषित किया गया सेक्शन 375 के अंतर्गत। 375 में रेप को परिभाषित किया गया, इसको आप स्वयं पढ़ लेना। लेकिन मैं इसमें जो है जो महत्वपूर्ण चीज़ है कि 18 वर्ष से कम आयु की अगर लड़की के साथ, जो छठा पॉइंट है इसका आवश्यक तत्व है, उसकी सहमति से भी संबंध स्थापित करते हैं तो वो रेप ही माना जाएगा। और सेक्शन 375 का अपवाद 2 है, इसमें 2 अपवाद जोड़े हैं। दूसरा अपवाद है कि अगर 15 वर्ष से कम आयु की अपनी पत्नी के साथ उसकी सहमति से ही संबंध स्थापित करता है तो रेप माना जाएगा। लेकिन 15 वर्ष से अधिक है तो उससे रेप नहीं माना जाता। तो यहाँ पर इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में जो कि क्या नाम है, यहाँ 2017 का केस है इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया AIR 2017 के मामले में यहाँ पर अपवाद जो सेक्शन 375 का अपवाद 2 है उसको असंवैधानिक घोषित कर दिया कि एक तरफ तो आप जो है 375 के खंड 6 में ये कहते हो कि 18 वर्ष से कम आयु की बालिका के साथ अगर उसकी सहमति से भी संबंध स्थापित किए जाते हैं तो रेप है। दूसरा, अगर अपनी ही पत्नी के साथ 15 वर्ष से कम आयु की है तो उससे रेप माना जाएगा। लेकिन 18 वर्ष से कम आयु है, 15 वर्ष से अधिक है, उससे रेप नहीं माना जाएगा। तो ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14 और का उल्लंघन है, सरासर उल्लंघन है। इसीलिए अपवाद 2 को असंवैधानिक घोषित कर दिया। सेक्शन 376(1) के अंतर्गत जो दंड का प्रावधान है दिया गया है कि रेप के मामले में दंड 10 वर्ष से कम का नहीं हो सकता, 10 वर्ष से अधिक हो सकता है, यानी कि आजीवन कारावास तक का हो सकता है। लेकिन यहाँ पर 10 वर्ष से अगर दोषी साबित होगी अभियुक्त की तो 10 वर्ष से कम का कारावास नहीं दिया जा सकता रेप केसेस में। ये 376(1) कहती है। 376 का सब क्लास 2 जो है कुछ ऐसे मामले हैं जहाँ की लोक ऑफिसर वगैरह की संरक्षता में रहती हुई, चाहे पुलिस कस्टडी में हो, चाहे वो जेल अधीक्षक के हो, चाहे वो बोस्टन गृह आदि गृह हैं उनमें हो, चाहे वो डॉक्टर के अभिरक्षा में हो, अगर महिला के साथ उनके अभिरक्षा में रहते हुए उन रेप कहते हैं तो यहाँ 376 के सब क्लास 2 के अंतर्गत ऐसे अभियुक्त को 10 वर्ष से कम की सजा नहीं हो सकती, जो आजीवन कारावास तक की हो सकती है। ये दंड का प्रावधान दिया गया है। 2018 में सब क्लास 3 जोड़ा गया था। 374 को हमें वो किया गया था, प्रतिस्थापित किया गया था 2013 में। लेकिन 376 के सब क्लास 3 को जोड़ा गया 2018 में। इसमें जो है अगर कोई अभियुक्त 16 वर्ष से कम आयु की लड़की के साथ बलात्कार करता है, रेप करता है, तो वहाँ सजा 20 वर्ष से कम की नहीं होगी, जो आजीवन कारावास तक की, यानी कि उसका शेष जीवन काल तक की सजा हो सकती है। और उसको जो है यहाँ पर
चिकित्सा, व्यय और पुनर्वास के लिए भी प्रावधान किए गए हैं। इनके लिए दंडित किया जा सकता है। 376 ए, ये भी 2013 में की गई। 376 ए, बी, सी, डी, ई ये की गई थी। इनमें 2018 में जो है 3 धाराएं अलग से जोड़ी गई। तो 376 ए के अंतर्गत जो है पीड़िता की मृत्यु लगातार विगतशील कार्य करने के दंड। अगर किसी महिला के साथ, लड़की के साथ, महिला के साथ रेप किया गया और वो उसको जो है या तो उसकी मृत्यु होगी या लगातार विकृतशील होगी, तो वहां अभियुक्त को भी मृत्यु दंड दिया जाएगा, दिया जा सकता है, या उसको आजीवन कारावास दिया जा सकता है। दोनों में से कोई भी, या तो आप मृत्यु दंड या आजीवन कारावास, और जो आजीवन कारावास दे शेष जीवन काल तक का होगा। 376 ए बी ये जोड़ी गई है आपकी 2018 में। यहाँ पर 12 वर्ष से कम आयु की स्त्री से बलात्कार के लिए दंड का प्रावधान किया गया है। 376 बी पति द्वारा अपनी पत्नी के साथ ही जो पृथककरण, जुडिशियल सेपरेशन के दौरान जो अलग रह रही है और उसके साथ रेप करता है, तो 376 बी में के अंदर दंडित करने का प्रावधान किया गया। 376 सी में प्राधिकार में किसी व्यक्ति द्वारा मैथुन, यानी कि कोई लड़की जो है किसी मामा के, बुआ के, फूफी के वगैरह वगैरह इस प्रकार से रह रही, या कहीं भी कॉलेज में रह रही वगैरह रही, और वहाँ उस लड़की के साथ प्राधिकार रखने वाले व्यक्ति द्वारा रेप किया जाता है, तो सी के अंदर दंडित होता है। और गैंग रेप जो है 376 डी में जो किसी भी स्त्री के साथ हो सकता है, लेकिन 376 डी के ए के अंदर 16 वर्ष से कम आयु की बालिका के साथ जो है गैंग रेप है 376 डी ए में। 376 डी बी में 12 वर्ष से कम आयु की जो स्त्री है, बालिका है, उसके साथ सामूहिक बलात्कार जो है बलात्कार, वो जो है 376 डी बी में दंडित किया गया, जिसमें मृत्यु दंड तक का प्रावधान है। 376 ई में ए से अभियुक्त को दंडित किया जाता है, जो कि पहले भी रेप के मामले में दोषी हो चुका है और दोबारा फिर क्या नाम यही काम करता है, रेप करता है, तो 376 ई के अंतर्गत ये उसको मृत्यु दंड का देने तक का प्रावधान किया गया है, जिसमें आजीवन कारावास भी हो सकता है, लेकिन मृत्यु दंड सबसे बड़ा दंड है। तो ये रेप से संबंधित है। अब आता है 377 अननेचुरल ऑफेंस, प्रकृति विरुद्ध अपराध है। इसमें जो है से एलजीबीटी के लोगों ने जो है यहाँ लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों ने आंदोलन किए और रिटे हाई कोर्ट में, पहले दिल्ली हाई कोर्ट में चला था केस नाज फाउंडेशन के नाम से, फिर उसके बाद ये वहाँ पर सुरेश कुमार कौशल के नाम से केस हुआ, और फिर बाद में नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो अब वर्तमान में केस है, इसके अंतर्गत जो है महिला और पुरुष को जो है के अंतर्गत ये इस धारा को असंवैधानिक घोषित कर दिया। इतने को केवल अगर पुरुष स्त्री जो है लेस्बियन, गे, ट्रांसजेंडर और लेस्बियन आदि साथ साथ रहते हैं, लेकिन लोक स्थान पर नहीं, केवल प्राइवेट स्थान पर अपने जीवन व्यतीत करते हैं, तो उनको जो दंडित नहीं किया जाएगा 377 के अंदर। अन्यथा अननेचुरल ऑफेंस जो और हैं उनके लिए दंडित करने का प्रावधान किया गया है। केवल इतनी धारा को, यानी कि आंशिक रूप से इस धारा को असंवैधानिक घोषित कर दिया नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में 2018 में। ठीक है जी। तो ये आज हम ये सब जो शरीर के विरुद्ध अपराध थे, जो चैप्टर 16 है, ये आज कंप्लीट हुआ। कल से हम चैप्टर 17 जो चोरी, लूट, डकैती, उद्यापन आदि आदि के बारे में बताते हैं, उससे स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद। आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक करते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद।